हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। यानी कि आपको मैंने 4 चैप्टर पहली क्लास में और 4 चैप्टर दूसरी क्लास में करा दिए हैं और वो 4 चैप्टर मतलब अभी तक जो 8 चैप्टर कराए हैं उनसे आपको हर हालत में क्वेश्चन मिलेंगे। अगर नहीं यकीन होता आप ओल्ड पेपर को देख लीजिए जिसमें आपको सारी समस्याओं का हल मिल रहा होगा उन्हें। यानी कि आपने उन चैप्टरों को जो सिंपल यानी कि आप इतने लंबे भारी भरकम चैप्टरों को पढ़ते हैं और कहीं कहीं नोट्स पढ़ते हैं, इस नोट्स में आपको सारी चीज़ें कम्प्लीटली कवर हो रही हैं। अगर आप इन 8 चैप्टरों से अगर पेपर भी सॉल्व करके देखो EVS का, तो आप 50% पेपर सॉल्व कर पा रहे होगे। तो इसलिए अब चलते हैं आगे के जो नेक्स्ट 4 चैप्टर हैं, यानी कि 4 चैप्टर करके आपको सारे चैप्टर कवर करा दिए जाएंगे, NCERT कवर करा दी जाएगी और आपको लाइब्रेरी वालों की तरह यानी कि लाइब्रेरी वालों की तरह सारी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। क्वेश्चन ही क्वेश्चन, जिससे आपके दिमाग में क्वेश्चन देखते ही आपको सिर्फ आंसर पता चल जाए। इस तरह कराना है जैसे लाइब्रेरी वाले स्टूडेंटों के साथ कराया था। भाई उनकी किस्मत ही खराब थी। उनकी किस्मत में ये हुआ था कि एक तरह से क्वेश्चन तो उन्होंने इतने कर लिए थे, क्वेश्चन देखते उन्हें आंसर याद आ गया था, पर क्वेश्चनों का पैटर्न DSSB ने बदल दिया था, तो उसमें थोड़ी सी उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं अपने सेक्शन पे। यानी कि आज हमें पढ़ना पर्यावरण शिक्षण की विधियाँ, यानी कि विधियाँ पढ़नी। तो कल हमने क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ा था जो हमारा चैप्टर था, इसमें हमने ये पढ़ लिए थे सारे के सारे जो ये इसमें से आपको शिक्षण सूत्र में से क्वेश्चन हर हाल में मिलना है। और चाहे शिक्षण सूत्र ये सोच रहे हो कि EVS में ना सब सेक्शनों में मिलेगा शिक्षण सूत्र, इंग्लिश हिंदी सब चीज़ों में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें चलते हैं आज के सेक्शन जो देखते हैं हम पर्यावरण शिक्षण की विधि देखते हैं। तो पर्यावरण शिक्षण की विधि क्या होती है? पर्यावरण शिक्षण की निम्न विधि है। सबसे पहले आती है आपके किंडरगार्टन विधि, यानी कि किंडरगार्टन विधि, ये हो गया मॉन्टेसो विधि, प्रोजेक्ट विधि, ये सारे पूछे जाएंगे। अब किंडरगार्टन विधि यानी कि इसके जो है कौन है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और ये CTET में भी आता है, UP TET में भी आता है। तो इसलिए ध्यान कर लेना CTET UP TET यानी कि स्टेट टेट में और जो है आपके इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये आपके सुपर टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए ये भी ध्यान कर लेना। इसमें खेल, आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण रखा जाता है। यानी कि आपको पता है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए आज़ादी दोगे तभी तो वो सीख पाएगा। अब ये कर दो कि यानी कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, तो वो उस चीज़ को यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा, सर्टेन टाइम वो सीखना ही बंद कर देगा। इसलिए कहते हैं स्वतंत्रता होनी चाहिए क्लासरूम में। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है? पुस्तकों का प्रभाव नहीं होता, यानी कि पुस्तकों का प्रभाव नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को, छोटे बच्चों को पार्क में ले जाते हैं और बच्चों को पार्क में देखा, बच्चों ये क्या नाम फूल है, ये पत्ती है, ये क्या नाम ट्री है, इसमें ऐसे ब्रांचेज होती हैं, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो क्यों बताई जाती है? वो किताबों से हटके, यानी कि जो आपका आंसर था मैंने ऊपर पढ़ाया था कि किताबों का जो यानी कि कक्षा के बाहर का वातावरण से उसे ज्ञान का प्राप्ति करानी है, तो उसका आनंद आना चाहिए बच्चे को और वो ज़्यादा सीखता है। आप ही कुछ हो, यानी कि आपको मैं कह दूं कि ताजमहल ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें बता दूं और आपको मतलब दिमाग में हो गया। अब जब ताजमहल खुद रियली में देखने जाओगे, आप इतने बड़े होने के बाद भी अगर रियली में देखने जाओगे तो क्या होगा? एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि नहीं? और वो तो बच्चा है, यानी कि वो तो बच्चा है। बच्चे का मतलब ये है कि बच्चा जितनी चीज़ देखता है, खुद ऑब्जर्व करता है, तो वो ज़्यादा सीखता है। तो इसलिए आपको बच्चे को जितना रियल से रियल एग्जांपल दिखा सको, जितने रियल से रियल आप चीज़ों को जोड़ सको, उससे जोड़ा जाता है। इसलिए आपको पता होगा SST में भ्रमण पर और EVS में भ्रमण का ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर आता है विद्यार्थी स्वयं कार्य को और क्रिया को करके सीखता है, यानी कार्य करके। भाई करके क्या सीखेगा? जब आप उसे कुछ कहोगे बच्चों की ये प्रोजेक्ट बना के लाओ, बच्चों क्या नाम ये आप ये देखो कि जो ये प्लांट है ये कैसे बोना है। यानी कि आपने सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है, एक मिनट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि बच्चा जब पूछेगा कि पौधा कैसे उगता है, तो उसे कहो कि एक बीज लो, उसे उगाओ, मतलब उसे खुद ऑब्जर्व करो, उगाओ, ये सब चीज़ें, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी और सर्टेन यानी कि एक तरह से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। फिर आता है मॉन्टेसियो विधि। मॉन्टेसियो विधि में ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभार पूछा जाता है और वो ज़्यादातर स्टेट टाइट में पूछा जाता है, तो ऊपर वाला इम्पोर्टेंट है। फिर इसका आता है डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर, इस विधि में
डॉक्टर मारिया मॉन्टेस्क्यू द्वारा शुरू किया गया था। ये 3 से 7 वर्ष की आयु के शिक्षक यानी कि स्टूडेंटों की विशेष प्रकार की शिक्षण देने की पर बल देता है। इसमें बालक स्वतंत्र रहता है और स्वयं करके सीखता है। वही ऊपर वाली बात कहते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो बात है और यहाँ पर भी करके सीखने वाली बात है, इसलिए मॉन्टेस्क्यू विधि इम्पोर्टेंट नहीं है सीटेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, पढ़ाया आपको सारा जा रहा है, जिससे आपका अगर जैसे सीटेट में ऑनलाइन पेपर आ रहा था, इसमें कुछ भी पूछा जाता था, इसलिए कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रोजेक्ट विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और प्रोजेक्ट विधि ऐसा नहीं कि ईवीएस में पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, सीडीपी में पूछ लिया जाएगा, सीडीपी के अलावा इसमें पूछ लिया जाएगा, मैथ्स में पूछ लिया जाएगा। तो कुछ भी चीज़ें खाली मत छोड़ना। ये देखो, प्रोजेक्ट विधि का मतलब है किलपैट्रिक, याद कर लेना, एक चीज़ का नाम याद कर लेना, किलपैट्रिक। ये इंपॉर्टेंट है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में योजना बनाई जाती है, किसी क्रियात्मक जो कार्य होते हैं उसका मूल्यांकन करा जाता है कुछ भाई और ये विधि इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चा आपको, जैसे आपके कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो अपने जो वर्ड होते हैं, अपने ज्ञान को पेन पेपर के माध्यम से नहीं बाहर पाते, पर उनके जो आंतरिक जो ज्ञान है वो और बच्चों से भी, यानी कि और बच्चों से भी ज़्यादा आईक्यू होता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि प्रोजेक्ट विधि में अपने जो बच्चा होता है अपनी कल्पनाशीलता को, अपने जिज्ञासा को, अपनी योजना को, अपने कौशल को, सब चीज़ों को उभारता है। इसलिए क्या होता है, जो प्रोजेक्ट मेथड होता है, प्रोजेक्ट विधि होती है, वो यूज़ करी जाती है ज़्यादातर बच्चों में। इसमें विभिन्न विषय वस्तुओं का प्रयोजन बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है कहानी विधि। अब कहानी विधि में आपको पता है कहानी विधि किस लिए करी जाती है। कहानी विधि सबसे पहली बात होती है, एक तो बच्चा उससे में रुचि लेता है। दूसरे, आप कहानी यानी कि आपका बच्चा है 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, इतने का बच्चा है, तो आप उसे कहानी सुनाना होगा कि क्या नाम ये है वो, तो आपसे यानी कि आपके पास भी ना बैठा हो, बहुत आपके पास बैठता भी ना हो, तो वो आपके पास बैठना शुरू करेगा कहानी के एक्साइटमेंट में। क्यों? क्योंकि उसे कहानी सुननी है, क्योंकि इस टाइम पे होता है। अब इस टाइम पे क्या होता है, उसे परियों कहानी सुनाना शुरू कर दो, इस तरह कहानी सुनाना कर दो। अब हमारे टाइम पे क्या था हैरी पॉटर की एक हैरी पॉटर था की मूवी थी, आपने सबने देखी होगी, सभी ने देखी होगी ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि सब भी सीबीएसई से हैं या फिर जब सीटेट पास कर रहे हैं या फिर इस तरह की जो टीचिंग एजुकेशन में, तो सीटेट या हैरी पॉटर तो देखा ही हो सबों ने। तो हैरी पॉटर की जो कहानी वो किसके ऊपर, जादू के ऊपर, तो उसे देखने में एक्साइटमेंट होता था बच्चों का। क्यों होता था? क्योंकि वो कहानी है। कहानी विधि में क्या होता है, पर्यावरण शिक्षण यानी कि विद्यार्थियों के अधिगम को विधि बड़ी उपयोगी होती है। ये तो आपको बता दिया मैंने। कल्पनाशील होती है, याद कर लेना, एक जो कहानी विधि होती है कल्पनाशील, और कल्पनाशील जो बच्चे को आपको बनाना है, जहाँ पर भी कल्पनाशील दिखाई दे तो टैग होता है, और ये होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। बड़ी आसानी से विद्यार्थियों के द्वारा सिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, विषय वस्तुओं को रोचक ढंग से पढ़ाया जाता है। यानी रोचक ढंग से क्या पढ़ाया जाता है, मान लीजिए आपको क्या पढ़ाना है, आदि मानव के बारे में पढ़ाना। तो आदि मानव बच्चों एक हमारे टाइम यानी कि हम ऐसे रहते हैं, बच्चों को इस तरह कहानी के रूप में उसे क्या करा, वो आदि मानव के बारे में बता दिया। और आदि मानव के बारे में जब सोचेगा कि पहले लोग बाग जंगलों में रहते थे, शेरों के बीच में रहते थे, कितने ब्रेव होते थे, वो गुफाओं में रहते थे, पत्ते लपेट के रहते थे, उसे क्यूरियोसिटी बना दी। यानी कि आपने कल्पनाशील कि यार कैसे होते थे, हम तो क्या नाम शेर से डर जाते हैं, इस तरह की, तो क्या होगा, कल्पनाशील हो गया। तो यहाँ पर कल्पनाशील और यानी कि ये दोनों चीज़ आपकी जिज्ञासु होगा, रुचि उत्पन्न कर ली, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें। फिर हो जाएगा इसके साथ मनोरंजन उत्पन्न होता है, कि मनोरंजन पैदा हो जाता है, कि मनोरंजन की ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर आती है क्रियात्मक विधि। क्रियात्मक विधि में आपको एक चीज़ याद कर लेना है, क्रिया मतलब करके सीखना। और जहाँ पर भी आपको लिखा मिल जाए ऑप्शन में करके सीखने का, यानी कि करके सीखने का याद कर लेना, पॉजिटिव टैग वर्ड है, और इसको आपको आंसर मान लेना है। इस विधि में जो विद्यार्थी होता है हर समय क्रियाशील होता है, यानी कि एक्टिव रहता है और कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। तो और उसकी जो यानी शिक्षार्थी की रुचि के अनुसार ये कार्य होते हैं। जब क्रियात्मक हो यानी करके सीखेगा, तो वो करके सीखने दो ही कारण होंगे, एक तो आपके फोर्सफुली, अगर फोर्सफुली होगे तो वो क्रियात्मक यानी कि क्रियात्मक में नहीं जाएगा, क्योंकि वो करके सीख रहा है, तो करके सीख रहा है तो उसकी रुचि है, ये ध्यान रखना। आप भी कोई यानी कि आपको मैं कहूँ कि इस काम को करो, और आपको अगर मन ना हो तो आप उस काम को उटपटा कर दोगे या फिर उसे पूरा नहीं करोगे। और जब मैं कहूँ और आपका भी मन हो, तो फिर वो क्या होगा, रुचि लेके तब करेगा।
फिर आता है सहयोगात्मक यानी कि सहयोगात्मक समुदाय विधि। तो सहयोगात्मक विधि इसमें और खोजी विधि और भ्रमण विधि और प्रश्नोत्तर विधि। आगे चलते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अभी जो पढ़ाई जा रही है ये सारा का सारा पेडागोजी आपके एक तरह से CDP में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, लग रहा है आपका EVS के लिए। जब आप पढ़ोगे ये सारी चीज़ें पेडागोजी, इस तरह की पेडागोजी है कि आपके काम आएगी। इस विधि यानी कि इस विधि में समूह में रहकर ज़्यादा सीखता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बड़ी तैयारी करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में कोचिंग कर रहे हैं बच्चे UPSC के, एक कमरे में 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं, हॉस्टल में ऐसे ही बच्चे 4-5 बच्चे, और उनका आपने देखा होगा उनका एग्ज़ाम आपके मुकाबले जल्दी निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि वो बच्चा यानी कि 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चा, ये अब इसे क्या आता है, इसे पार्ट 1 आता है, इसे आता है पार्ट 2 आता है, इसे आता है पार्ट 3 आता है, इसे आता है पार्ट 4 आता है, इसे आता है पार्ट 5 आता है, इसे आता है पार्ट 6 आता है। ठीक है, अब इसने कहा कि अच्छा पार्ट वन में उसने अपनी सारी कहानी इसे बता दी, मतलब सबके सामने बता दी। पार्ट 1 सबको याद होगा, इसने अपनी कहानी सबके सामने, मतलब अपनी सारी कहानी जितना भी याद करा था इसने सब कुछ बता दिया। अब इनको यानी कि एक एक यूनिट इन्होंने सबने पढ़ी और एक एक यूनिट कहानी के तौर पर गा दी। इसकी पहली यूनिट पक्की होगी, इसने दूसरे से दूसरी यूनिट सुनी, यानी इसकी दूसरी यूनिट पक्की होगी, तीसरी यूनिट पक्की होगी, चौथी यूनिट पक्की होगी, पाँचवीं यूनिट पक्की होगी, छठी यूनिट। अब फिर ये कहेंगे अच्छा ये बता कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ये ऊर्जा कहाँ मिलती है। अब इस तरह को तो वो पूछते हैं, जो भी इस माहौल में रहा होगा वो मेरी बात को समझ रहा होगा कि इस तरह से क्या होता है, यानी क्वेश्चन हम पूछते रहते हैं। जब पूछते रहते हैं तो क्या होता है, अब यानी कि इन छः बच्चों को सारे क्वेश्चन याद हैं। अब 6 के 6 बच्चे बैठे एग्ज़ाम में, इन्होंने क्या नाम एग्ज़ाम का पूरा बंटा इधार कर दिया, यानी कि एग्ज़ाम में 100 पे नंबर के क्वेश्चन थे, 100 में से इनके 99, 98 इस तरह मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि समूह में इन्होंने तैयारी करी है और समूह में क्या करा, और समूह में जब रहते हैं तो उसकी क्या होती है, सहयोग की भावना होती है। सहयोग की भावना जैसे आप क्या मान लीजिए एक अपने घर यानी कि एक बिहार का है और एक है गुजरात का है, एक है दिल्ली का है, एक है यूपी का है, एक है हरियाणा का है। तो यानी हरियाणा वाला तो आपको पता ही है, देसी घी और क्या नाम इस तरह के चलते रहेंगे। यूपी वाला क्या है, यूपी वाले जो अपनी जो गुड़ है इस तरह की चीज़ें वो लेके आएगा। पटना वाला क्या है, अपने लिए जो उनका जो एक तरह से जो बेसन का बनता है उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो है। यानी कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लेके आएगा, शेयर करेगा, फिर ये वाला इसको शेयर करेगा। तो क्या होगा, सहयोग की भावना होगी और आप कुछ भी होगा। और जब आपने देखा होगा सहयोग की भावना, ये सहयोग की भावना हमारे में कब मिलती है, जब हम 8th 9th 10th 11th और 12th में, अगर इस टाइम पे किसी मान लीजिए XYZ का क्लास का बच्चा है, यानी कि 9th का बच्चा है, 9th A का बच्चा है, 9th A के बच्चे को यानी कि ए के बच्चे को किसी ने 10th A के बच्चे ने या फिर 9th B के बच्चे ने कुछ भी कह दिया या फिर कुछ भी हो गया, मार दिया, मान लीजिए ऐसे ही मार दिया, बिना गलती के मार दिया, तो क्या होगा, 9th A वाले बच्चे सारे के सारे चढ़ जाएंगे, यानी कि मेरे दोस्त को कैसे मारा, हमारे क्लासमेट को कैसे मारा, ऐसी होता है कि नहीं होता। यही होता है सहयोग की भावना आपका, यानी कि जैसे आपके घर में किसी को कुछ भी कर दे, कोई पड़ोसी या फिर कुछ भी, तो आप क्या करते हो, उस पर सारे पे चढ़ जाते हो कि नहीं चढ़ जाते। तो इस तरह से ये सब चीज़ें, यही आपका जो आप उस चीज़ को देखिए जो नेचुरल आपने चीज़ें ऑब्जर्व करिए, आप उस चीज़ से निकले हुए हो। यानी कि CTET क्या कहता है भैया, जो आपने ज़िंदगी जी है अभी तक और जो आप ज़िंदगी को देख रहे हो और जो बच्चे को देख रहे हो उसी को ऑब्जर्व करके अपने क्या नाम आंसर टिक लगा दो और बिल्कुल एक्यूरेट सही बैठेंगे। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। देखो 1 मिनट के लिए मैं अभी टाइम ले रहा हूँ आपका। ये चीज़ सोचो, आप क्या हो, आपने 6ठी पास करी है, 7वीं पास करी, 8वीं पास करी, 9वीं पास करी, 10वीं पास करी, किसी बोर्ड से पास करी हो, फिर ग्रेजुएशन पास करिए, ग्रेजुएशन के बाद B.Ed आया, चलो B.Ed आपने मान लिया कि आपने B.Ed में एक भी दिन नहीं गए, ग्रेजुएशन में एक भी दिन नहीं गए, भाई 6ठी 7वीं 8वीं में 9वीं 10वीं में तो गए होगे, तो वहाँ पर गए हो तो वहाँ पर आपने क्या सीखा, सहयोग की भावना, गैंग बना के चलते थे, ये सब चीज़ें भी सीखी। और वही चीज़ आपको यहाँ पढ़ानी है बच्चों को, वही चीज़ आपको क्या नाम CTET में देनी है। तो क्या होगा, ये सब चीज़ें आ गई कि नहीं आपकी, तो उस चीज़ को याद करो। यानी कि कुछ नहीं है CTET सबसे ईजी एग्जाम्पल है, आपकी ज़िंदगी को जीने का दोबारा अवसर देता है। आपको कहता है कि
वही जो तुमने करा है वही मुझे क्या नाम इस क्वेश्चन में दिखा दो, ऑप्शन को टिक कर दो, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए। चलिए फिर आता है खोज विधि। विधि का एक याद कर लेना। वैसे खोज विधि में तो इसका आंसर क्या है, इसका जन्मदाता आर्मस्ट्रिंग है। वैसे ज़्यादातर ये पूछा नहीं जाता, इसका ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। खोज विधि में क्या होता है, स्वयं करके सीखने वाली बात है, मार्गदर्शन होता है और इसकी ये बात पूछी जाती है, इस विधि में शिक्षार्थी आत्मविश्वास, चिंतनशील और आत्मनिर्भर बन जाता है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही आएगा, आपको लिख लेना है, यानी कि आप जो कॉपी और पेन लेके बैठे हो इसका चीज़ों को लिख लेना। और खोज विधि में क्या होता है, नई नई चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए आज आपने आलू से क्या बनाना सीखा, आलू के पराठे बनाने सीखे। कल आलू से क्या नाम आलू की सब्जी बनाना सीखो। कल फिर अगले दिन आलू से आपने क्या नाम फ्रेंच फ्राइज बनाए। फिर अगले दिन फ्रेंच फ्राइज से आपने क्या नाम उसके चिली पटाटो बना दी। फिर उससे अगले दिन क्या नाम उनका अलग चीज़ बना दी, लहसुन प्याज कुछ भी बना दो। यानी कि क्या है, नई नई क्रियोसिटी के नई नई चीज़ें खोज रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें देखते रहना। खाने का एग्जाम्पल आपको मैं इसलिए दे के देता हूँ क्योंकि भाई आदमी किस लिए जी रहा है, किस लिए क्या नाम अपनी मेहनत कर रहा है, किस लिए पैसा कमा रहा है, खाने के लिए कमा रहा है। और आजकल के टाइम पे खाने के लिए आप पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, यानी इस तरह की चीज़ें खाते हो, तो क्या होता है आपको नाम ज़्यादा आनंद आता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें। फिर आती है भ्रमण विधि। इस विधि में क्या होता है, पर्यावरण, यानी आपको मैंने पहले बता दिया था, इस विधि में पर्यावरण, एसएसटी, इतिहास, भूगोल आदि का उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस तरह यही क्वेश्चन पूछा जाता है एज इट इज़। इस विधि में क्या होता है, विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर के वातावरण से जोड़ा जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों को स्वयं कि जो वस्तु होते हैं, चीज़ें होती हैं, उसको देखकर ऑब्जर्व करके, जो अभी ऊपर बताता है मैंने, उससे होता है। और ये होता है प्रकार, यानी कि फिजिकली टच रूप में, फिजिकली आइज उसे देखकर वो क्या कर पाता है, उसको ऑब्जर्व कर पाता है। और जो किताबी दुनिया से, यानी किताबी दुनिया में उसने ताजमहल देखा और उसने जब बाहर की दुनिया में ताजमहल देखा तो उसको क्या हुआ, एक वो जो कहते हैं ना भौचक्का रहना, वो हो गया। ठीक है। फिर आते हैं प्रश्नोत्तर, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में आपको सबको पता है, प्रश्नोत्तर विधि में क्या नाम होता है कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है, तो इसके लिए लिख लेना इंपॉर्टेंट है सुकरात। और बच्चे क्या नाम इसी गलती करते हैं। इस विधि में प्रश्न पूछकर पाठ का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। इस विधि में प्रश्नोत्तर के द्वारा विचारों को, बच्चों के विचार को प्रकट किया जाता है। नवीन ज्ञान से, यानी पुराने ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ा जाता है। प्रश्नोत्तर विधि के चरण याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आता है चरण के रूप में या फिर मैच द फॉलोइंग चरण के रूप में आता है। पहला आता है डिज़ाइन बनाना, यानी कि डिज़ाइन को तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट, फिर प्रश्न, फिर प्रश्नों का संपादन और फिर अंक की योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसे, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और यही क्वेश्चन आपके, देखो बीएड में आपने पढ़ा होगा, एमएड में तो हमने पढ़ाई है, क्यों आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कार्यविधि इतना इंपॉर्टेंट है। कार्यविधि में अगर लिख पढ़ना चाहो तो मैं आपको बताता हूँ। कार्यविधि होती है जो पूरे पार्ट को छोटे छोटे भाग में, जो भाग, जैसे आपने डिवाइड एंड रूल की बात सुनी होगी अंग्रेजों में, और आप कहीं भी, जैसे अब ये मान लीजिए विद्यार्थी, विद्या प्लस आर्थी को कहते हैं विद्यार्थी, अध्या प्लस अध्यापक, इससे यानी कि डिवाइड रूल की जब बात करते हैं तब आती है इन सब चीज़ों कार्यविधि। कार्यविधि में क्या होता है, आपने मान लीजिए आपको किसी बच्चे का प्लान करना है, यानी कि बर्थडे की प्लानिंग करनी है, तो क्या करोगे, खाने का प्लानिंग किसी और को खाने का प्लानिंग, बजट, ये गुब्बारे फुलाना, ये डेकोरेशन करना, इस तरह से प्लानिंग करते हो कि नहीं प्लानिंग करते हो। और प्लानिंग करने में क्या होता है, प्लानिंग करने में क्या होता है, सब चीज़ों को, यानी कि एक एक आदमी को बांट दोगे, और बांटने के बाद फिर वो क्या होगा, यानी कि जो पार्ट्स में आप काम करोगे और जो एक बार काम करोगे उसमें अंतर होगा। पार्ट्स में जब काम करोगे और फिर वो जुड़ेगा तो वो सारी चीज़ एकदम एक्यूरेट बैठेगी। और अगर आप पूरा एक साथ लेके चलोगे, पहला ए काम करा, फिर उसके बाद बी काम करोगे, फिर सी काम करोगे, फिर डी काम करोगे, इसमें से एक तो छूटने के भी चांस रहते हैं और दूसरा टाइम ज़्यादा लगता है। फिर आता है आगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो इस विधि में क्या होता है, विद्यार्थी को कोई सारे पहले उदाहरण दिए जाते हैं, यानी कि उदाहरण देकर और फिर हमें समस्या उत्पन्न करनी है, वो वाली जो आपको बताया था मैंने। और वो क्या था, ज्ञान से अज्ञान की ओर, यानी इस विधि में ज्ञान की स्थिति के रूप में ग्रहण किया जाता है। मूर्त से अमूर्त, ज्ञान से अज्ञान, ये सब चीज़ें विधि आ जाएंगी। और इसके जो आगमन विधि के हैं वो है सुकरात, याद कर लेना सुकरात हैं इसके। इस विधि में विद्यार्थी को
नहीं किया जाता। ठीक है। फिर आता है निगमन विधि। निगमन विधि क्या क्या है, जो जनक है वो प्लेटो है। इस विधि में क्या होता है, पहले नियम बनाए जाते हैं, फिर उनके उदाहरण बताए जाते हैं। यानी कि आपने मान लीजिए पहले कोई नियम बना दिया और फिर उसका उसका उदाहरण। इस विधि में क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट सूत्र के ऊपर लेके चलेगा, बाल केंद्रित नहीं होगा, ये बाल केंद्रित नहीं होगा, ये ध्यान कर लेना, और रटने के ऊपर ज़्यादा जोर देता है, क्योंकि नियम करोगे तो आपको क्या होगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। चलिए अब आते हैं 10वां चैप्टर, चलते हैं क्रियाकल्प। यानी क्रियाकल्प में क्या होता है, क्रियाकल्प में ये होता है कि जो पर्यावरण विषय को केवल पुस्तकों से पढ़कर नहीं सीखा जा सकता, पूर्ण ज्ञान को उसके लिए छात्र को स्वयं करके सीखने की बात है। जो अभी हमने पढ़े, क्रियाकल्प का मतलब ही यही है, कार्य को करके सीखना। और कार्य करके सीखोगे तो क्या, अभी कौन सी विधि पढ़ी है आपने, ये ऊपर आपने कौन सी विधि पढ़ी है, कार्य विधि। और कार्य विधि में क्या है, छोटे छोटे भागों में काट के पढ़ना, और भ्रमण यानी कि, और एक आपको क्रियात्मक विधि, ये आपको करके सीखने वाली। ठीक है, ये आपको बताया ना, तो करके सीखने वाली बात यहाँ पर वही सब चीज़ें आती है। पर्यावरण अध्ययन में प्रयोग करके यानी कि महत्वपूर्ण क्रियाकल्प के उदाहरण क्या है, प्राकृतिक संरक्षण कार्य, सेमिनार, बेकार के वस्तुओं का प्रयोग करें, पर्यावरण प्रयोगिता यानी कि एक तरह से उसके जो सेमिनार वेमिनार उसके कार्यक्रम कराए जाते हैं, और प्रदर्शनी। ठीक है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 11वां चैप्टर आपका मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन आपका क्या है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाता है। मान लीजिए आपका ये सब चीज़ें पढ़ा के मैं आपका टेस्ट लेने लगूँ 100 नंबर का, और 100 नंबर का टेस्ट लेने पे आपके मान लीजिए 50 नंबर आए, तो आपको पता चलेगा कि आप 50% ही सीख पाए, तो उसे कहते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, विकास में निरंतर की गति को, यानी कि आज आपके 50 आए, फिर मैं दोबारा पढ़ाऊँ, फिर अगले दिन आपके 60 आए, फिर दोबारा पढ़ाऊँ, फिर क्या नाम, और आपका टेस्ट लूँ, फिर 70 है। तो इस तरह से क्या होगा, निरंतर गति में क्या होगा, निरंतर आपका मूल्यांकन बढ़ता जाएगा और आपको चीज़ों का ज्ञान ज़्यादा होता जाएगा। फिर आता है छात्रों की योग्यता, कुशलता, रुचि का, आदर का पता चलता है, कठिनाइयों का, विफलता का और सफलता का पता लगाया जा सकता है। यानी कि मूल्यांकन इज़ इम्पोर्टेंट, यानी कि इवोल्यूशन इज़ आपका इम्पोर्टेंट टर्म। ठीक है, चलिए फिर आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। याद कर लेना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन याद कर लेना, जो CCE आया था आपका, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन एजुकेशन एवोल्यूशन, ये आपका 2010 और 2011 में आया था। और इसके बाद मेरे ख्याल से, मेरे को देखो अभी कंफर्म नहीं है कि अब CBSE में बड़ी मार्कशीट मिलती है, इतना बड़ा फर्रा मिलता था, जो क्या नाम, आप कभी भी एक तरह से बड़े वाली मशीन में ही फ़ोटो स्टेट कराने जाते थे। तो वो क्या था, एक तरह से वही आपकी CC की मार्कशीट, या CC की मार्कशीट में आपका पता है कि 9th के नंबर जोड़ते थे। तो ये सब चीज़ें आपके कॉन्टीन्यूसली, और इसमें क्या क्या करा गया था कि इसमें बच्चों की जो एक्टिविटी है उस पर भी जोर दिया जाएगा। तो इसमें क्या कहता है, मूल्यांकन अधिगम और अधिगम प्रकरण के अभिन्न अंग हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतिम सोपान में मूल्यांकन ही होता है। यानी कि CBSE में अध्ययन अध्यापन के मूल्यांकन हेतु सतत एवं मूल्यांकन के आंशिक किया गया है। ठीक है, ये जो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन क्या है, इस मूल्यांकन द्वारा शिक्षार्थी के सर्वांगीण यानी कि पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होता है भाई, एक तरफ आपको पढ़ा रहा है, एक तरफ आपका कहना फिजिकल यानी गेम्स के रूप में भी इवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि आपका मूल्यांकन हो रहा है सब चीज़ में। कोई आपको ये कह दिया कि आप जाके स्टेज पे खड़े होकर 2 घंटे बोलो, आज की प्रेयर आप कराओगे, ये सब चीज़ें क्या होगा, इस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि उसका सर से लेकर पैर तक पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। इसके यानी सतत मूल्यांकन में 3 है, एक निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और संकलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब चलते हैं आगे, यानी कि और जो गति है उसको भी ध्यान कर लेना। यानी कि बालक की गतिविधि को व्यवस्थित रहती है, बालक की जो पहले यानी कि उसके अवलोकन और रिकॉर्ड करता है, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आता है सतत मूल्यांकन का महत्व क्या है। सतत मूल्यांकन का जो महत्व होता है, एक तो आपको पता होना चाहिए, जब सतत मूल्यांकन करते हैं तो उसमें सारी ऊर्जा को उसके बालक की लगती है। यानी कि सतत मूल्यांकन निरंतर रखने और ऊंचाई उठने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जब सारी ऊर्जा लगेगी तभी तो सारी चीज़ें उसका यानी कि उसका जो विकास है वो पूरा कर पाएगा, प्रेरणा कर पाएगा, कार्य कर पाएगा, और उसकी व्यवस्था को यानी स्टूडेंट की जो एजुकेशन है, स्कूल क्या करता है, उसकी व्यवस्था को चर्चा करता है, उसका विकास कैसे हो रहा है,
वो किस चीज़ में आ गया, किस चीज़ में एफर्ट डाला, किस चीज़ में वो बेहतर कर सकता है। भाई सीधे सीधे बात ये है, इस विधि में अंग्रेज बनाया जाता था, इंग्लिश मैन बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि बाहर में आपने देखा होगा कि एक ही चीज़ पर ज़्यादा फोकस है। कोई तुनतुनी बजा रहा है तो तुनतुनी बजाने वाला वो तुनतुनी काम करेगा। कोई क्या नाम गाड़ी ठीक करने वाला है तो गाड़ी ठीक ही करने पे लगेगा। कोई शहद बेचने वाला है तो शहद ही बेचेगा। तो यहाँ पर होता है कि 5-6 सब्जेक्ट कराएगा। देखो अभी उस तरह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर ये है कि अगर इंडिया एजुकेशन देखो 5 सब्जेक्ट पढ़ता है बच्चा तो 5 सब्जेक्ट इज़ अ बेटर। क्यों? क्योंकि वही जो 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है वही बाहर जाकर क्या कर रहा है, जॉब कर पा रहा है। जो वहाँ का एम्प्लॉई वो क्या ना जॉब नहीं कर पा रहा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बहुत ही बारीक यानी कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ में कह रहा हूँ मैं। क्योंकि जो आदमी इंडियन मैन है, इंडियन मैन ही आपने देखा होगा सारी जगह जॉब कर सकता है। क्यों कर सकता है? उसे मैथ्स भी आती है, साइंस भी आती है, एसएसटी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, ठीक है। इसलिए वो सारी जगह जॉब कर सकता है। अब अंग्रेज है, मान लीजिए यूएसए का आदमी, यूएसए के आदमी को फर्स्ट क्लास में उसने क्या सीखा, ABCD सीख लिया। 5वीं तक आते उसे मन कर दिया मुझे म्यूज़िक में जाना है, म्यूज़िक में चला गया। एक ही मतलब एक ही फील्ड, कंपलसरी एक ही फील्ड। अब यहाँ ये चला गया फिलॉसफी में चला गया, फिलॉसफी उसके लिए। अब फिलॉसफी के बाद की दुनिया नहीं पता उसे क्या है, मैथ्स नहीं पता क्या है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी यानी कि अभी कभी जब खाली टाइम में होगा तो मैं आपको इसके डिटेल में बताऊँगा इसका ये क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधि और तकनीक। इसमें होता है साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर विधि, निरीक्षण विधि, दत्त कार्य, पोर्टफोलियो। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो, चेक लिस्ट, अवधि और वार्षिक रिपोर्ट। वाद विवाद और पोर्टफोलियो दोनों इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक अच्छे शिक्षण यानी शिक्षण की विशेषता है, उसमें होता है वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यवहारिक परक होती है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है लास्ट चैप्टर आपका बचता है, यानी कि इसके लास्ट चैप्टर मतलब आज का लास्ट चैप्टर। फिर देखते हैं आगे। फिर आता है शिक्षण यानी कि शिक्षण सामग्री यानी शिक्षण उपकरण। फिर शिक्षण सहायक सामग्री होती है। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण के वह साधन होते हैं जिसमें विद्यार्थी को किसी वस्तु हो गए, यानी सीधे सीधे बात यह है भैया मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ या समझाऊँ, तो वो होती है शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। एक शब्द में समझ गए होंगे ये क्या होती है। इससे ये क्या ज्ञान को बढ़ाती है, जटिल यानी कि जटिल चीज़ों को भी आसानी से प्रोवाइड कराती है। जो बोझ लगता है वो इससे क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, ज्ञानेंद्रियों से ज़्यादा चीज़ सीखते हैं। यानी कि मान लीजिए आपको मैं ब्लैक बोर्ड पर ताजमहल का फ़ोटो बना के दिखा दूँ और वही आपको प्रोजेक्टर पर मैं ताजमहल के पूरे वो वीडियोग्राफी दिखा दूँ, तो क्या होगा, आप ज़्यादा सीखोगे। उसे कहते हैं, इसमें आता है एक तो क्या नाम आपके मॉडल्स आ जाएंगे, ऑडियो विजुअल ऐड आ जाएंगी, ऑडियो विजुअल ऐड हो गए, ऑडियो ऐड हो गए, विजुअल ऐड हो गए, ये सारी चीज़ आ जाएंगी। तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान करना। शिक्षण सहायक सामग्री के देखिए आपको बताया था दर्शन सामग्री, श्रवण सामग्री, दर्शन सामग्री से जो कार्य से। अब दर्शन सामग्री ये पूछा जाता है। दर्शन सामग्री में क्या होता है, चार्ट पेपर हो गया, बोर्ड हो गया, चित्र हो गया, ग्राफ हो गया, पत्रिका हो गए, नक्शे हो गए, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। मॉडल हो गया, स्टाइलिश फिल्म हो गए। श्रवण में क्या होगा, रेडियो हो गया, जो आपका टेप हो गया, ये सब आ जाएगा। दर्शन श्रवण सामग्री में क्या होगा, जो आपका टेलीविज़न होगा जिसमें आवाज़ भी आएगी और ये सब चीज़ें। और ये रोचक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट दर्शन श्रवण सामग्री होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों चीज़ आती है भाई, आपकी उसकी ज्ञानेंद्रिय भी खुल रही है, यानी कि सारी की सारी ज्ञानेंद्रिय भी एक्टिव है, और क्या होता है वो देख भी रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है, उसे महसूस भी कर रहा है। फिर आते हैं क्रिया सहायक सामग्री। क्रिया सहायक सामग्री क्या होती है, ये नई चीज़ों को क्या करता है, भ्रमण। क्रिया सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इसलिए आपको सबसे लास्ट में बताई गई है भ्रमण। भाई भ्रमण से क्या होता है, यहाँ पे उसने ताजमहल उसने देखा प्रोजेक्टर में, सब चीज़ें देख ली, फिर और यहाँ पर हमने देखा उसे ताजमहल रियल में दिखा दिया, वो ताजमहल को देखेगा, इस तरह इतना ऊपर गुंबद है, ऐसा गुंबद है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा चीज़ सीखेगा, ठीक है। तो यानी कि आज का
जो आज का जो चैप्टर था यानी कि 12 चैप्टर आपकी कवर करा दिए 9 से 12। अब अगले जो चैप्टर हैं वो कल करेंगे हम। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। ये आपको इसलिए कहना हम आसानी से कराए जा रहे हैं 4-4 चैप्टर करके, जिससे आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। ठीक है बच्चों। और एक चीज़ और बात ध्यान रखना कि आजकल जो टाइम चल रहा है, आजकल का टाइम है, ज़्यादा बारिश हो रही है, नेटवर्क में दिक्कत हो रही है, लाइट का दिक्कत हो रही है, तो आप परेशान ना हो। और देखो कि क्लास नहीं आएगी या फिर क्लास में कोई दिक्कत हो, क्लास में दिक्कत हो या फिर कुछ भी हो, आपको क्लास हर हालत में मिलेगी। क्योंकि क्लास का मतलब जैसे आप आस-पास में, मेरे यहाँ भी लाइट नहीं रही तो बच्चे बाहर घूम रहे हैं, इनकी आवाज़ आपको आ रही होगी, तो ये सब चीज़ें इसीलिए आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आप भी ये, एक तो पहली बात तो ये मच्छरों से बच के रहिए, ठीक है। और दूसरा अपने जो भी है लाइट की समस्या है, तो आप अपना जब लाइट है उस टाइम पढ़िए, क्योंकि सीटेट तो आपको पास करना है हाल में। सीटेट पास करोगे तभी तो आपको जॉब के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।